हेलो बच्चों, हम लोग अम्ल क्षारक एवं लवण में इसके पहले पढ़े थे कि अम्ल क्या होता है, सूचक क्या होते हैं, लिटमस पत्र क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है अम्ल का परिभाषा जो है आर्हेनियस के द्वारा क्या होता है और अम्ल का गुण क्या होता है, क्षारक क्या होते हैं, क्षारक का गुण क्या होता है। ठीक है, जब अम्ल को जल में डाला जाता है तो क्या देता है, इसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले वाला लेक्चर जो है उसे अगर आप देख रहे हैं तो देखने के बाद जो है इस लेक्चर को देखिएगा, तब जो है आपको समझ में आएगा। तो देखिए आर्हेनियस ने क्या कहा था। आर्हेनियस के अनुसार ठीक है, आर्हेनियस ने कहा था कि अम्ल जो होता है वह क्या होता है, तो वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, कौन सा आयन बच्चों, हाइड्रोजन आयन H+, हाइड्रोजन आयन देता है अम्ल कहलाता है। ठीक है, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या होता है, वह पदार्थ जिसे जल में डाला जाए और जल में डालने के बाद अगर वह हाइड्रोजन आयन देता है, H+ देता है, तो वह क्या है, अम्ल है। जैसे हो गया HCl, HNO3, H2SO4, ठीक है, H3PO4, CH3, COOH, ये सब जो है ये अम्ल है। ठीक है, ये सभी जो अम्ल है इनको अगर जल में डाला जाएगा तो ये H+ आयन देंगे। देखिए HCl है, इसको जल में डाल दीजिए, तो जैसे इसे जल में डालेंगे बच्चों तो ये H+ और Cl- में टूट जाएगा, यानी हाइड्रोजन आयन देना शुरू कर देगा। ठीक है, ऐसे ही H2SO4 है, इसे भी जल में डालिए, जैसे इसे जल में डाले तो देख रहे हैं क्या कि हाइड्रोजन आयन में टूट गया और सल्फेट में टूट गया। ठीक है, ऐसे ही HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है, इसे भी जल में डाला गया, तो जैसे इसे जल में डाला गया तो देखा गया क्या कि ये भी हाइड्रोजन आयन में टूट गया। ठीक है, तो जो पदार्थ है, अगर कोई भी पदार्थ है, अगर वो पदार्थ, उस पदार्थ को अम्ल में पानी में डाला जाए, या पानी में डालने के बाद वो आयनों में टूट गया, यानी आयनों में टूटने के बाद वो H+ दे रहा है, तो इसका अर्थ समझ लीजिएगा कि वो क्या है, अम्ल है। अम्ल का ये गुण होता है कि उसका जलीय विलयन लिया जाएगा, यानी जल में डालने के बाद वह हाइड्रोजन आयन देगा। समझ में आ रहा है, यानी कोई भी पदार्थ है अगर उसे अम्ल कहा जा रहा है तो वह अम्ल कब होगा, जब उसका जलीय विलयन जो है वह कौन सा आयन दे, H+ आयन दे, तभी वह क्या है, अम्ल है। अम्ल जो है वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं,
अम्ल कहते हैं। अब ये हाइड्रोजन जो आयन है यह जल में स्वतंत्र रूप में नहीं रहता है। यह जो H+ आयन है यह जल में जल के साथ मिलकर, यानी जल के, ये स्वतंत्र न होकर जल के साथ जुड़ जाता है और हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। देखिए H+ जो है ये जल के साथ जो है मिलकर और हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। ये हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो तुम्हारा अम्ल है उसका जलीय विलयन जो है वो हाइड्रोजन आयन देता है, और ये हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रहता है। यह जल के अणु के साथ मिलकर कौन सा, किस रूप में रहता है, हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। ठीक है, अब जो है नोट कर लीजिए, अब जो हम लोग पढ़े जो कि H+ जो आयन है ये जल के साथ मिलकर किस में बदल जाता है बच्चों, हाइड्रोनियम आयन में बदल जाता है। यानी किसी भी पदार्थ का अगर वह पदार्थ अम्ल है तो उसका जलीय विलयन लेंगे तभी जो है वह अम्लीय गुण को दर्शाएगा। समझ में आया है? तो जो अम्ल है उसको जल में डाले और जल में डालने के बाद H+ आयन दिया, तो H+ आयन जल के साथ मिलकर, H+ आयन जो है वह अकेले नहीं रहता, स्वतंत्र रूप में नहीं रहता है, वह जल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग नोट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते, बल्कि जल के साथ जुड़कर H3O+ हाइड्रोनियम आयन में रहते हैं। ठीक है, अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते बल्कि जल के साथ जुड़कर H3O हाइड्रोनियम आयन में रहते हैं। देखिए हाइड्रोनियम H+ आयन का अर्थ क्या होता है बच्चों, H+ आयन का अर्थ हुआ कि ये प्रोटॉन है, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं और प्रोटॉन भी क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास बचा क्या, 1 प्रोटॉन बचा। तो H+ क्या है, एक प्रोटॉन है, और ये प्रोटॉन जो है ये जल के साथ मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, तो ये जल जो है H2O के साथ मिला, तो ध्यान दीजिए ये H+ हो गया, ये आपका जो है, इस H2O को हम लिखेंगे कैसे,
तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, O यहां पर H हुआ, यहां पर H हो गया, ठीक है। इस H के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस H के पास एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6, 2 2 4 2 6। तो ये हाइड्रोजन जो है ये दो एक इलेक्ट्रॉन इससे लेकर यानी साझा कर लेगा, यहां पर ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ साझा करेगा, ठीक है। तो यहां पर ये बॉन्ड बना, यहां पर एक बॉन्ड बना, और ऑक्सीजन जो है इसके पास 6 है, एक इस हाइड्रोजन से एक इस हाइड्रोजन से लेकर ये अष्टक पूरा कर लेगा। अब यही जो तुम्हारा H प्लस आयन जैसे जल में हम डाले, जल में डालने के बाद अम्ल को और H प्लस आयन दिया, तो यही H प्लस आयन जो है ये ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये कैसे निर्मित हो जाएगा? यहां पर आपका हो गया ये लोन पेयर जो है 2 ऑक्सीजन, यहां पर आपका जो है ये आपका जो है एक, और यहां पर एक हाइड्रोजन के साथ ये हो गया, और यहां पर एक जो है हाइड्रोजन के साथ यहां हो गया। तो 2 2 4 और ये 2 6, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 2 अपने पास लेकर ये भी अपना जो है अस्थाई हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है ये तो दो 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 जो एक एक हाइड्रोजन से ले ही लिया है, और ये बन गया क्या? हाइड्रोनियम आयन बन गया। ठीक है, यानी ये ऑक्सीजन के पास 6 था, 2 2 4 1 5 1 6। इस हाइड्रोजन के पास एक है, इस हाइड्रोजन के पास एक है, तो हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए 2 ही चाहिए, तो एक इसके पास है, एक ले लिया ऑक्सीजन से साझा किया तो 2 हो गया। ये हाइड्रोजन जो है इसके पास एक है, इसको अस्थायी होने के लिए एक और चाहिए, तो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन से के साथ साझा कर लिया, ये भी 2 हो गया। अब यहां पर जो है इस ऑक्सीजन का ये जो 2 जोड़ा है, ये जो 2 जोड़ा है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड नहीं बना रहा है, किसी के साथ जो है साझा नहीं किया, तो ये लोन पेयर है यानी निर्जन जोड़ी है, किसी के साथ ये जोड़ा नहीं है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, यही 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन को दे देगा, ठीक है। देखिए यहां पर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब दे देगा तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन तो बचेंगे नहीं, बचा क्या? प्रोटॉन। तो अब ये हाइड्रोजन जो है इस हाइड्रोजन को अस्थायी होना पड़ेगा ना जी, तो इसको अस्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, यही 2 इलेक्ट्रॉन जो है देखिए यहां पर आ गया, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यही 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए। समझ में आ गया? हाइड्रोनियम आयन का निर्माण हो गया। तो जब भी अगर कोई भी पदार्थ जो है अगर वो अम्ल है, तो उसे जल में जैसे डाला जाएगा तो वह H प्लस आयन देगा, तो H प्लस आयन जो है वह जल के अणु के साथ मिलकर जुड़कर और हाइड्रोनियम आयन में परिवर्तित हो जाएंगे, और यही हाइड्रोनियम आयन जो है तुम्हारा जो है तुम्हारे अम्लीय विलयन में उपस्थित रहता है। H प्लस आयन जो है स्वतंत्र रूप में नहीं रहता है। समझ में आ रहा है? अब जो है याद रखिएगा, अम्ल जो है, जो कुछ अम्ल यानी कुछ अम्ल नहीं कहेंगे, यानी अम्ल जो है अम्लीय गुण कब दर्शाएंगे? अम्ल जो है अम्लीय गुण को दर्शाने के लिए उन्हें क्या जरूरी है? तो उनको जो है जल की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक उसका जलीय विलयन नहीं लिया जाएगा तब तक वह अम्लीय गुण को नहीं दर्शाते हैं। अब देखिए हम लोग ये आर्हेनियस के अंतर्गत ये अध्ययन किए कि अगर कोई भी पदार्थ है, अगर उसे जल में डाला जाता है, अगर वो
पदार्थ जो है H+ आयन देता है तो वह अम्ल है। अब जो है H+ अम्ल जो है वह जलीय विलयन में H+ आयन देता है, ठीक है। तो H+ आयनों की संख्या के आधार पर अम्ल के प्रकार, ठीक है। H+ आयनों की संख्या के आधार पर H+ जो है उसकी संख्या के आधार पर अम्ल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होगा बच्चों? प्रबल अम्ल, और दूसरा दुर्बल अम्ल। ठीक है। प्रबल अम्ल क्या होता है? वैसा अम्ल जिसका जलीय विलयन लिया जाए और जलीय विलयन में अगर वह H+ आयन में पूर्णतः टूट जाता है वह अम्ल, यानी H+ आयनों की संख्या अधिक होती है तो वह कौन सा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। अगर यह अम्ल है, अगर यह अम्ल को जल में डाला जाए और ये अम्ल जो है पूर्णतः आयनित हो जाता है, यानी H+ आयनों में टूट जाता है, तो इसको हम लोग कौन सा अम्ल कहेंगे? प्रबल अम्ल कहेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वैसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। आयनित हो जाते हैं, कौन से अम्ल कहलाते हैं बच्चों? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। प्रबल अम्ल क्या होगा कि वैसा अम्ल जिसको जल में डाला जाए पूर्णतः आयनित हो जाए, यानी आयनों H+ आयनों की संख्या अधिक हो, ठीक है, तो उसे हम कौन सा अम्ल कहेंगे? प्रबल अम्ल कहेंगे। ये जो प्रबल अम्ल होता है, जितने भी खनिज अम्ल हैं, यानी जो प्रकृति में नहीं मिलते वो अम्ल, जिनको प्रयोगशाला में जो है निर्मित किया जाता है, वो सभी अम्ल जो है वो सब प्रबल अम्ल है। तो यहां पर लिख देते हैं, जैसे में H2SO4, HNO3, ठीक है, H2SO4, HNO3, उसके बाद आप ले लीजिए HCl, ठीक है, ऐसे ही बहुत से हो गए। जितने भी खनिज अम्ल जो है वो सब क्या है? प्रबल अम्ल है। नोट में लिख देंगे सभी खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, यानी जो कार्बनिक पदार्थों से मिलकर नहीं बने हुए हैं, अर्थात प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त नहीं है अम्ल, तो वो कौन सा अम्ल होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। दुर्बल अम्ल क्या होता है? वैसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। कौन सा अम्ल कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं।
ठीक है। जितने भी कार्बनिक अम्ल हैं, अर्थात जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त अम्ल है, वो सब दुर्बल अम्ल है। जैसे आपका ले लिया जाए क्या, CH3 COOH, ठीक है, HCOOH, ठीक है। ऐसे करके बहुत से अम्ल हैं जो तुम्हारा कार्बनिक अम्ल होते हैं, वो सब कौन सा अम्ल होंगे, सब दुर्बल अम्ल हो जाएंगे। ऑक्जेलिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, ठीक है, तुम्हारा सिरका जो एसिटिक एसिड होता है वो हो गया। ये सब जो है ये कौन सा अम्ल हो गया, दुर्बल अम्ल हो गया। तो यहाँ पर नोट में क्या लिखेंगे, नोट में लिखेंगे कि सभी कार्बनिक अम्ल कौन से अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। जितने भी कार्बनिक अम्ल होंगे वो क्या होंगे, दुर्बल अम्ल होंगे। ठीक है, नोट कीजिए। तो हम लोग H+ आयनों की संख्या के आधार पर दो प्रकार के अम्ल का अध्ययन किए। पहला अम्ल क्या था, प्रबल अम्ल, और दूसरा दुर्बल अम्ल। अब देखिए, यानी अम्ल जो है, अम्ल की शक्ति के आधार पर जो है दो भागों में बांटा गया अम्लों को, एक प्रबल हुआ, एक दुर्बल अम्ल हुआ। प्रबल अम्ल में क्या होगा, उसमें H+ आयनों की संख्या अधिक होगी, और दुर्बल अम्ल में क्या होगा, H+ आयनों की संख्या कम होगी। ठीक है। अब जो है, जो कुछ पदार्थ हैं, अर्थात कार्बनिक पदार्थ हैं, उन कार्बनिक पदार्थों में किन किन पदार्थों में कौन सा अम्ल मिलता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है। देखिए, कुछ पदार्थों का नाम लिखते हैं, जैसे सेव हो गया, इमली हो गया, चाय हो गया, चाय के बाद आप ले लेते हैं विटामिन सी, ठीक है। उसके बाद नारंगी ले लेते हैं, दही हो गया, टमाटर हो गया, ठीक है। सेव में जो है वो मैलिक एसिड मिलता है। अच्छा, इमली जो है, इसमें कौन सा अम्ल मिलता है, टारटरिक अम्ल मिलता है। चाय में कौन सा अम्ल मिलता है, टैनिक अम्ल मिलता है। विटामिन सी में कौन सा अम्ल मिलता है, एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक अम्ल मिलता है। ठीक है। नारंगी में कौन सा अम्ल मिलता है, सिट्रिक अम्ल है। अच्छा, दही में कौन सा अम्ल मिलता है, लैक्टिक अम्ल मिलता है। ठीक है।
और टमाटर में कौन सा अम्ल मिलता है? ऑक्जेलिक। ठीक है। अच्छा, चींटी के जो चींटी होती है उसके डंक में कौन सा अम्ल मिलता है? इसमें फॉर्मिक अम्ल मिलता है। फॉर्मिक अम्ल, या इसको हम लोग कहते हैं मेथेनोइक अम्ल। ठीक है। सिरका में कौन सा अम्ल मिलता है? एसिटिक अम्ल। ठीक है। कुछ कार्बनिक पदार्थ हैं, उन कार्बनिक पदार्थों में कौन कौन सा अम्ल मिलता है इसके बारे में जो है हम लोगों को पढ़ना था, इसे नोट कर लीजिए।